हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनाली। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। आई एम करेंटली वर्किंग इन यूके NHS ट्रस्ट। यहाँ पे आने के लिए इंडिया से आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, यही सब इंफॉर्मेशन मैं मेरे वीडियो में बताती हूँ। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट और आपको इस कंटेंट में कोई इंटरेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आज मुझे नाइट शिफ्ट है, अभी टाइम हो रहा है 7 PM इन द इवनिंग और आप देख सकते हो अभी भी बहुत अच्छे से ब्राइटनेस है, सनलाइट भी है क्योंकि यहाँ पे समर है और समर्स में यहाँ पे डे लाइट ज़्यादा टाइम तक रहती है। अराउंड 8-9 बजे तक अंधेरा नहीं होता है यहाँ पे। तो अभी 7 बज रहा है। आई थॉट नाइट शिफ्ट जाने से पहले आप सभी के लिए एक वीडियो बनाऊँ। आज की वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ जो मुझे रिक्वेस्ट आए थे। मुझे जब लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे ऐसे लगा कि बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे मिथ्स है आप सभी के मन में यूके के बारे में। सो आई थॉट आई विल मेक वन वीडियो टू क्लियर ऑल द मिथ्स अबाउट यूके। तो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि मैं ये वीडियो में कौन से पॉइंट्स क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मुझे एक कमेंट आया था, उन्होंने ऐसे लिखा था कि मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको किसी ने बताया कि यूके में नर्सेस को क्लीनिंग करना पड़ता है, नॉट द टॉयलेट क्लीनिंग एज सच। उन्होंने बोला कि ड्रेनेज क्लीन करवाते हैं या फिर जो भी क्लीनिंग का पार्ट है वो नर्सेस से करवाया जाता है। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन आपका क्लियर कर दूंगी। उसके बाद सेकंड जो चीज़ है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, अगर आप इंडिया में या कोई और कंट्री में काम कर रहे हो और आपको बहुत सारे जो स्किल्स है वो नहीं आ रहे, फॉर एग्जांपल आपको IV कैन्युलेशन है, कैथेटराइजेशन है, ये स्किल्स आपको अच्छे से नहीं परफॉर्म करने आ रहे क्योंकि आपके पास उनका इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, इंडिया में आपको चांस नहीं मिला ये स्किल्स करने को। तो आपके मन में एक डर है कि अगर आप इंडिया में नहीं कर पा रहे या फिर आपके कंट्री में नहीं कर पा रहे हैं तो आप यूके में आके कैसे करोगे। तो ये भी एक मिथ है फ्रेंड्स। वो क्यों मिथ है वो मैं आप सभी को अभी इस वीडियो में बता दूंगी। एंड थर्ड बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे जन को ऐसे लगता है कि मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, तो OET क्लियर करने के बाद भी कुछ लोग का कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता है कि मैं यूके में जाके काम कर सकता हूँ क्या, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रिटिशंस है, एशियन जो है यहाँ पे आते मेजॉरिटी वो ब्रिटिशंस है, वो इंग्लिश में ही बात करते हैं हर कोई। तो आप कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे और आपको उनका लैंग्वेज समझेगा कि नहीं समझा तो आप क्या करोगे। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ये वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वीडियो फ्रेंड। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो था क्लीनिंग के ऊपर कि यहाँ पे यूके में नर्सेस को पेशेंट को क्लीन करना पड़ता है या फिर जो भी पॉटी क्लीनिंग है या जो भी है, ऐसे बहुत सारे जिनको डाउट है तो वो मैं बता देती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे यूके में कैसे है, जो भी बैंड 5 नर्स हम काम कर रहे हैं अंडर रहते हैं बैंड 4, दैट इज बैंड 4, बैंड 3, बैंड 2, वो लोग रहते हैं HCA, दैट इज़ हेल्थ केयर असिस्टेंट, जो हमारे हेल्प के लिए वहाँ पे अवेलेबल है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कोई भी पेशेंट है अगर वो बावल ओपन कर रहा है या फिर पेशेंट को वॉमिट हो रहा है, तो यूके में यहाँ पे क्या पॉलिसी है फ्रेंड्स कि इंडिया के जैसे नहीं है। एक्शन ने अगर आपको कमोड पूछा तो यूजुअली हम लोग खुद जाके कमोड नहीं देते हैं। हम लोग जो हमारे हेल्पर स्टाफ है, स्टाफ जो रहते हैं हमारे इंडिया में, लाइक हेल्थ केयर असिस्टेंट या फिर मामा मौसी, बहुत जगह पे उनको हम लोग अप्रोच करते हैं कि प्लीज़ गिव कमोड टू दिस पेशेंट। बट यहाँ पे यूके में कैसे है फ्रेंड्स, यहाँ पे पेशेंट केयर इज़ द प्रायोरिटी। आई नो इंडिया में भी पेशेंट केयर इज़ द प्रायोरिटी। यूजुअली पेशेंट क्लीनिंग का काम जो है, जो हमारे से नीचे के ग्रेड्स जो है, हेल्पर्स जो स्टाफ है उनको देते हैं करने को। बट यहाँ पे यूके में कैसे, एक बात आपको क्लियर करना है, दिस इज़ ऑल अबाउट पेशेंट सेंट्रिक केयर। यूके में कैसा होता है, अगर आपको किसी पेशेंट ने कमोड के लिए पूछा और आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आप फ्री हो, तो आपको ही खुद, जैसे ही पेशेंट ने पूछा, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पेशेंट को जल्द से जल्द कमोड प्रोवाइड करे। बट सभी केसेस में ये पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, आप इन बिटवीन मेडिसिन दे रहे होते हो और फिर पेशेंट आपको एक्सक्यूज़ करके कमोड चाहिए ऐसे बोलता है। तो ऐसी केस में क्योंकि आप मेडिसिन दे रहे हो और मेडिसिन देते टाइम आपको कुछ भी और काम नहीं करना है, मेडिसिन देते समय अगर आपको किसी पेशेंट ने कुछ काम करने बोला तो आपको वो नहीं करना है क्योंकि इससे मेडिसिन एरर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ऐसे केस में आप आपके जो कलीग है उनसे पूछ सकते हो हेल्प, नहीं तो HCA जो है हेल्थ केयर असिस्टेंट, उनको पूछ सकते हो कि पेशेंट को कमोड देने के लिए। बट अगर वैसा नहीं है, आप फ्री हो, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव द कमोड। सेम बाकी जगह पे भी होता है। तो जैसे कि मैंने बोला, यही बाकी केसेस में भी फॉलो होता है। इफ पेशेंट नीड वॉमिटिंग बाउल
बाउल अर्जेंटली, या फिर किसी पेशेंट ने वॉमिट कर दिया और अगर आप सामने खड़े हो और आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन का काम या फिर कोई इंजेक्शन प्रिपेयर कर रहे हो, ये सब काम अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप आपका काम छोड़ के पेशेंट को हेल्प करने के लिए जाओगे। सबसे पहले आप पेशेंट को अप्रोच करोगे एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग हियर। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप सिंपली बैठे हो या फिर जस्ट कोई बेसिक सा काम कर रहे हो, आप नोट्स लिख रहे हो और पेशेंट को ज़रूरत है आपकी और आपने सुना फिर भी आप दूसरे को काम वो दे रहे हो कि क्या कैन यू डू दिस। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि इससे आपका बैड इंप्रेशन जाएगा और वो लोग आपकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं कि यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। बिकॉज हियर अगर पेशेंट आपको अप्रोच कर रहा है तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प द पेशेंट फर्स्ट। आई होप आपको समझा होगा। अभी बात आती है क्लीनिंग की, तो कमोड यूज़ करने के बाद मोस्टली क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स दे विल क्लीन देमसेल्फ। वो यहाँ पे बहुत सारे जन जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो लोग खुद से क्लीन करेंगे। बट सच में अगर कोई बहुत बीमार पेशेंट है या बेड रिडन है तो वैसे केस में आपको क्लीनिंग करना पड़ता है। अगर आप बिजी हो, अगेन जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल में बताया, अगर आप मेडिसिन दे रहे हो, कुछ काम कर रहे हो तो दैट इज़ फाइन, अदरवाइज आपको ही क्लीनिंग करना पड़ेगा अगर आप वहाँ पे हो। मेक श्योर अगर आप पेशेंट को कमोड दे रहे हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप बाद में वो कमोड लेके जाके वो कमोड क्लीन करके वापस रखना पड़ता है। अभी कमोड क्लीन करना इट्स नॉट लाइक इंडियन कमोड, यहाँ के कमोड्स बहुत ही फैंसी है। कमोड कैसे है वो मैं शूट करके आज के ड्यूटी में शूट करके मैं आपको बताऊंगी कि कमोड कैसे है यहाँ पे। कमोड क्लीन करना ये कुछ भी गंदी बात नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ सो सोफिस्टिकेटेड। यहाँ पे सब अच्छे से बनाया है, सिस्टमेटिक है, तो आपको कुछ भी गलत या फिर बुरा लगने की ज़रूरत नहीं है। So this is the commode chair which we are using, and this is the cardboard thing which will go inside. So I will show you how to do it now. There are different parts of this commode chair. We'll see one by one. So first part is this chair is only comes with this thing. We need to connect this part. After that we need to place this cardboard part into it. Then again cover it with the top sheet, fix it properly, and then this also separates actually, but now it's fixed there. You can see, yes, it's like this. We need to fix it there. Then this one more last part, this is the part to cover the top shell of this thing. And then once after the use, you have to only remove the part, remove the covering and remove it from back side. Finish using it, you just have to remove it like this, and then it will directly go to this machine known as this is the sluice room actually, and this is the macerator which will destroy all the waste, and there will be no extra generation of waste, because this is the paper material. This is paper material, so it will dissolve into the macerator completely. And this makes some noise. It takes around 5 minutes to dissolve this paper material, cardboard material completely. And that's it. If you can see, all the things which we are using for the patients, even the urinals are in cardboard material, so everything is dissolvable. And that's it, friend. And it's very easy to clean the commode chair. As you have seen, you are not touching any dirty part. You just need to clean it with this cleaning wipes. So we just need to clean all the parts. You will be wearing PPEs like gowns, gloves and masks. You just need to do the thorough cleaning. All the parts needs to be cleaned properly. And then finally, after doing all the cleaning, you need to put the sticker that you need to show that now this is clean and ready for the next use. You need to put the date, time and name of the person who is cleaning this, so it will be ready for the next use. So I hope you understand, there is nothing to deal with the dirty stuff. You just have to throw the waste into the sluice, and then you just need to clean the commode. That's it.
तो बहुत जन का ये सवाल था कि हमें ही पेशेंट को क्लीन करना पड़ता है क्या, या फिर कमोड हमें क्यों क्लीन करना पड़ता है, ऐसे क्यों है, क्या ये सच है। तो आई होप आप सभी को अभी आपका जवाब मिल गया होगा कि यहाँ पे पेशेंट इज़ द प्रायोरिटी, और जो भी पेशेंट के लिए अच्छा है वो हमें करना है। एंड आई डोंट थिंक कि इसमें कोई गलत चीज़ है, क्योंकि दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर गेटिंग पेड फॉर इट। आई होप आपको समझा होगा। अगर इन बिटवीन कोई भी हेल्प लगेगी तो आप ऑब्वियसली अदर स्टाफ को, अदर कलीग्स को, या फिर HCA जो भी वहाँ पे अवेलेबल है उनको हेल्प के लिए बुला सकते हैं। नज़दीकी मेट्रो लिंक है तो इसलिए बहुत ज़्यादा नॉइस हो रहा है। आई होप आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ आई विल मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज़ ये तो सेकेंड क्वेश्चन ये था फ्रेंड्स कि हमें इतना स्किल्स नहीं आता है, जैसे कि IV कैनुलेशन, कैथेटराइजेशन, तो क्या हम UK में आके काम कर सकते हैं, क्या वो हमें एक्सेप्ट करेंगे, हम सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं। तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है फ्रेंड्स, डोंट वरी एट ऑल। जब मैं भी इंडिया में थी और मैंने UK के लिए प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि व्हेन आई वाज वर्किंग इन ब्रीच कैंडी मेरा IV कैनुलेशन का जो स्किल्स था वो पूरे तरह से चला गया था, क्योंकि मुझे कैनुलेशन करने ही नहीं मिला था। ब्रीच कैंडी में कैसे था, सिर्फ ऑन ड्यूटी सीनियर्स कैन ट्राई फॉर IV कैनुलेशन, क्योंकि एक प्रिक में मिलना चाहिए। तो ऐसे कुछ रीज़न की वजह से मुझे 2-3 साल तक IV कैनुलेशन करने नहीं मिला था। उसके लिए मुझे मन में एक डर था कि UK में जाने के बाद आई नीड टू वर्क इंडिविजुअली एज ए नर्स, तो क्या मैं कर पाऊँगी। अगर मुझे नहीं आ रहा है तो वॉट इफ़ दे जज मी, वो लोग मुझे जज करेंगे कि ये एक्सपीरियंस लेके आई है फिर भी इसको IV कैनुलेशन नहीं आता है, तो मैं क्या करूँगी। ऐसे बहुत सारे सवाल और डर मेरे मन में था, और मुझे पता है आप सभी को भी ऐसे सवाल रहेंगे। बट ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, यहाँ पे आके काम करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रोसीजर्स एकदम बेसिक से आपको सिखाई जाएंगी। इवन मेडिसिन देने के लिए भी, ओरल मेडिसिन जो हम लोग पेशेंट को देते हैं उसके लिए भी आपको E-लर्निंग अटेंड करना पड़ेगा। जो ओरल मेडिकेशन है वो सीनियर के साथ करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 5 सिग्नेचर लेने पड़ेंगे, वो सबमिट करने के बाद ही आपको कॉम्पिटेंसी मिलेगी से इंडिविजुअली मेडिसिन देने को, और वो भी आपका ऑस्की एग्ज़ाम होने के बाद ही। तो आप सोचिए फ्रेंड्स, अगर मेडिसिन मैनेजमेंट के लिए, सिर्फ ओरल मेडिकेशन देने के लिए भी अगर वो लोग आपसे ट्रेनिंग करवा के ले रहे हैं, तो कैथेटराइजेशन, IV कैनुलेशन, ये सभी चीज़ों के लिए आपका सेपरेट क्लासेस होंगे। फर्स्ट E-लर्निंग, देन क्लासेस, देन आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो आप आराम से सीख जाओगे, डरने की कोई भी बात नहीं है। मैंने भी अभी UK आके मेरा ऑस्की क्लियर करने के बाद ही IV कैनुलेशन वापस स्टार्ट कर दिया है करना, एंड नाउ आई एम वेरी स्किल्ड, आई कैन डू IV कैनुलेशन नाउ विद कॉन्फिडेंस। तो आपको भी डरने की कोई बात नहीं है। दिस सेम सिचुएशन गोज़ टू ऑल अदर प्रोसीजर, जैसे कि हम ब्लड कलेक्शन करते हैं उसके लिए भी कॉम्पिटेंसी है। देन ब्लड, जो भी हम लोग ब्लड प्रोडक्ट्स देते हैं उसके लिए भी कॉम्पिटेंसी है। IV इंजेक्शन के लिए कॉम्पिटेंसी है, कैथेटराइजेशन के लिए कॉम्पिटेंसी है। सो सभी के लिए यहाँ पे कॉम्पिटेंसी है, आपको ट्रेन किया जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। द थर्ड क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे जन के दिमाग में चल रहा है, मुझे पता है कि हम लोग वहाँ पे आएंगे और हमें इतना इंग्लिश अच्छे से नहीं आता है। भले ही हमने OET क्लियर कर दिया है, बट वी आर नॉट सो कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन इंग्लिश, और पता नहीं कि हम लोग को उनका एक्सेंट समझ में आएगा कि नहीं। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं अभी बता देती हूँ आप सभी को। अगर आप UK में आ रहे हो, आपने OET क्लियर कर दिया है और आपने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया, तो जैसे इंडिया में हम लोग ऐसे बोला जाता है कि हर थोड़े डिस्टेंस पे लैंग्वेज चेंज होता है, तो वैसे भी यहाँ पे भी है। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे जन का वे ऑफ स्पीकिंग अलग है, कुछ लोग बहुत स्पीड में बोलते हैं, कुछ लोगों का एक्सेंट बहुत डिफरेंट है, तो आपको समझने में तकलीफ होगा। बट ट्रस्ट मी, आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप काम करते वक्त अगर आप पे कोई ऐसा इंसिडेंस आया कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, डोंट हेजिटेट टू आस्क देम टू रिपीट। सो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ आस्क देम, सॉरी आई कांट अंडरस्टैंड, कैन यू प्लीज़ रिपीट इट फॉर मी। आप बिना डरे और बिना शर्माए आपको पूछना चाहिए, यही मेरा हमेशा एडवाइस रहेगा। इससे क्या होगा, मिसकम्युनिकेशन नहीं होगा, और मिसकम्युनिकेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो भी आप अवॉइड कर सकते हो। तो डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई भी आपको जज नहीं करेगा। आप सोचिए कि अगर वो आपके कंट्री में आके काम कर रहे हैं, तो क्या उनको आपका एक्सेंट समझ में आता, आपकी बात करने की स्टाइल उनको समझ में आती? नहीं। तो इट्स जस्ट सिंपल एज दैट कि वो भी समझ सकते हैं कि आप दूसरे कंट्री से आए हो, तो एक्सेंट में डिफरेंस रहेगा, अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस रहेगा। तो प्लीज़ डोंट पैनिक योरसेल्फ। नहीं समझ में आ रहा है, विदाउट एनी हेजिटेशन आस्क देम टू रिपीट इट फॉर यू एंड बी कॉन्फिडेंट।
तो आई होप फ्रेंड्स ये जो मेजर 3 मिथ्स थे वो मैंने आप सभी के लिए क्लियर कर दी है। इसके अलावा भी आपको कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स बिलो। मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। मुझे पता है मुझे और भी कुछ इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है, बट सच में मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बनाती जाऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। मुझे अभी जॉब के लिए निकलना है। आई होप फ्रेंड्स कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। से मुझे और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो मैं जल्द से जल्द उन टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड बाय बाय।